न्यू सतपुड़ा आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है डीसी सीरीज़ जनरेटर। तो डीसी सीरीज़ जनरेटर की सबसे पहले हम इसके परिचय की या इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो इस डायग्राम से हम इसके थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके डायग्राम में क्या क्या चीज़ें दी गई है। आर्मेचर और एक है फील्ड वाइंडिंग। तो जो आर्मेचर होता है वो इस जनरेटर में जो आर्मेचर होता है वो इस फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो इसीलिए इस जनरेटर को सीरीज़ जनरेटर कहा जाता है, क्योंकि ये जो आपकी सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग होती है उसमें मोटे तार और कम टर्न का यूज़ किया जाता है, और आर्मेचर में भी कम टर्न का यूज़ किया जाता है। इसलिए इस जनरेटर की जो रेजिस्टेंस होती है सामान्यतः वह बहुत कम हो जाती है। अब इस डायग्राम से इसके हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया हुआ है। आर्मेचर है और इस आर्मेचर के साथ ये जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है वो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, इसलिए इसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहा जाता है। ये एक वोल्टमीटर आपको शो किया गया है जो समांतर में जुड़ा हुआ है, और ये आपका अमीटर है जो इस लोड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और ये आपकी एक स्विच है। अब इसके में बिल्डअप वोल्टेज की बात कर ली कि किस कंडीशन में यहाँ पर वोल्टेज बिल्डअप होगा। तो सबसे पहले इसकी नो लोड कंडीशन की बात कर लेते हैं। नो लोड कंडीशन, तो अभी इस आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो स्विच है अभी पूर्ण रूप से ऑफ है, मतलब सर्किट ये जो लोड है बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि जब ये नो लोड की कंडीशन में होता है तो हमने इसके पहले पढ़ा था कि किसी भी ये जो डीसी सीरीज जनरेटर होता है वो सेल्फ एक्साइट जनरेटर का एक प्रकार है। तो इसमें हमने देखा था कि इन जनरेटरों में जो वोल्टेज बिल्डअप होने की कंडीशन है वो केवल रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण होती है, जिसको हम अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण होता है। लेकिन अभी यहाँ पर एक कंडीशन हम देख रहे हैं कि नो लोड की कंडीशन में इस डीसी सीरीज जनरेटर में क्या होगा। तो क्या हो रहा है कि इस यहाँ जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इसमें इसका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण जितना यहाँ पर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होगा जो बहुत कम मान का होगा, उसी के बीच में जब आपका ये आर्मेचर मूव करेगा तो बस उसी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण जितना यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न होगा तो वही कंडीशन यहाँ पर होगी, मतलब बहुत कम मान का ईएमएफ यहाँ पर जनरेट होगा। क्योंकि नो लोड की कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका जो सर्किट है वो पूर्ण रूप से ओपन है, और जब ये पूर्ण रूप से ओपन होगा तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है, जो आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पर एक शक्तिशाली चुंबक का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो करंट है वो पूर्ण रूप से फ्लो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका सर्किट क्या है, ओपन है। अब हम और इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जब नो लोड की कंडीशन होती है डीसी सीरीज जनरेटर में, तो इसमें बहने वाली जो करंट होगी, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली जो करंट होगी वो बिल्कुल जीरो होगी। कहने का मतलब यहाँ पर डीसी सीरीज जनरेटर है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमने देखा था क्लासों में, हमने देखा है पिछली क्लासों में कि जो श्रेणी क्रम की कंडीशन होती है, सर्किट का जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें हम देखते हैं कि जो करंट होती हैं वो इक्वल होती है। अब यहाँ पर I इजिकल टू आई ए इजिकल टू आई ए सी इजिकल टू आई एल, ये मैंने लिखा है। कहने का मतलब है कि ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी इसमें जो बहने वाली करंट होगी वो IAC होगी। IA मतलब आपका जो आर्मेचर के अंदर जो कंडक्टर डले हुए उसमें बहने वाली, मतलब आर्मेचर में बहने वाली जो करंट होगी वो IA होगी। और IL मीन्स ये आपका जो लोड है, लोड में से बहने वाली जो करंट होगी वो IL होगी। तो इस कंडीशन में अभी क्या हो रहा है कि जो आपकी करंट है, नो लोड की कंडीशन में करंट बिल्कुल फ्लो नहीं हो रही है, और जब करंट बिल्कुल फ्लो नहीं होगी तो जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो बहने वाली करंट होगी वो भी जीरो होगी। तो जब जीरो होगी तो इसमें एक शक्तिशाली चुंबक का निर्माण नहीं हो पाएगा। केवल यहाँ पर जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण जो बचा हुआ अवशिष्ट चुंबकत्व था, बस उतने ही
चुंबकीय क्षेत्र में घूमकर आपका जो आर्मेचर है उसमें उतना ही ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये थी आपकी नो लोड की कंडीशन में। अब हम इसको लोड की कंडीशन का मतलब है लोड तो आपका यहां पर जुड़ा है लेकिन अभी कैसा है, वो ऑफ है, मतलब स्विच ऑफ की ऑफ है। अब स्विच को हम ऑन करते हैं। स्विच को ऑन करने पर हम देखेंगे ये ऑन होने पर स्विच जब आपका ऑन हो जाएगा तो सर्किट पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। और जब सर्किट पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम इस जनरेटर की शॉप को मैकेनिकल एनर्जी देंगे और ये आर्मेचर जो घूमेगा तो ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो बचा हुआ मैग्नेटिज्म था उसमें उसके बीच में कुछ ईएमएफ यहाँ पर इस आर्मेचर के कंडक्टर में उत्पन्न हो जाएगा और यही ईएमएफ पुनः इस सर्किट से क्लोज होकर ये जो लोड से होते हुए आपकी इस फील्ड वाइंडिंग में जाएगा और फील्ड वाइंडिंग धीरे धीरे यही प्रोसेस चलती रहेगी। और ये जो आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग है एक ऐसी कंडीशन आएगी कि एक शक्तिशाली चुंबक का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। और इसी शक्तिशाली चुंबक के बीच में जब आपका आर्मेचर घूमेगा, जैसे ही आर्मेचर आपका घूमेगा तो इसमें एक फुल ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जिसको मेजर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर वोल्टेज लगा हुआ है और ये आपका लोड जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही लोड आप ऑन करते हैं, ऑन की पोजीशन में है, तो आपकी जो करंट होगी वो लोड करंट के रूप में आपका अमीटर दिखा देगा। तो इस तरीके से ये लोड बिना लोड के, कहने का मतलब है कि आपका जो सीरीज डीसी सीरीज जनरेटर होता है उसको बिना लोड के कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, चालू नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस कंडीशन में यहाँ पर केवल जो आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है उसी के कारण वहाँ बहुत कम मान का ईएमएफ इंड्यूस होगा। बाकी जो फुल वोल्टेज की हम यहाँ डेवलप की बात करेंगे वो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस कंडीशन में हो क्या रहा था कि नो लोड की कंडीशन में आपका जो सर्किट था वो ओपन था। इसीलिए यहाँ ये बात कही जाती है कि डीसी सीरीज जनरेटर को हमेशा फुल लोड डालकर ही इसके आर्मेचर को घुमाना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका जो वोल्टेज है वो बिल्डअप होगा। ये बात थी इसके डीसी सीरीज जनरेटर की। तो इसमें कुछ मोस्ट आईएमपीस के फार्मूले हैं, जैसे E = VT + I कोष्टक में RA + RAC, कहने का मतलब E आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ, VT इसका टर्मिनल वोल्टेज है, प्लस I मीन्स आपकी जो तीनों करंट है, IA मतलब आर्मेचर करंट, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली करंट IAC, IL मतलब लोड करंट, इनकी इक्वल होगी। RA मतलब आर्मेचर में हम कंडक्टर डालेंगे, सिंपल, तब हमको पता है जो भी कंडक्टर होगा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो RA मीन्स आर्मेचर का रेजिस्टेंस, RAC मतलब फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से, या RL भी ले सकते हैं अपन, तो RL मतलब पर RL यहाँ पर है, तो ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा इसके करंट के लिए I = E/RA + RAC + RL, कहने का मतलब ये आपकी करंट है, E मतलब आपका आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ, RA मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और लोड का रेजिस्टेंस। ये सभी जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो ये रेजिस्टेंस टोटली ओम में होंगे, इसका ईएमएफ वोल्ट में होगा और ये जो करंट है वो एम्पियर में होगा। तो ये इस तरीके से आपका, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर फील्ड करंट को शो किया हुआ है और ईएमएफ को हमने वर्टिकल शो किया हुआ है। और आप लोग इस डायग्राम में देखेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर ये जो कर्व है ये थोड़ा जीरो से ऊपर स्टार्ट हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि आप लोगों को हमने अभी बताया कि यहाँ पर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण, मतलब फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, फील्ड वाइंडिंग में कोई भी करंट, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। उस कंडीशन में भी यहाँ पर कुछ मान का
ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, इसलिए मान लेते थी, मान लो मेरी IF की कंडीशन 0 थी, तब भी यहाँ पर वोल्टेज बिल्डअप हो गया था, इसलिए इसको हमने यहाँ पर जो A1 मैंने शो कर रहा हूँ ये पहले ही बन चुका था, इसलिए ये हमेशा कर्व इस रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण कुछ EMF पहले ही यहाँ पर बन चुका है, इसलिए 0 से कुछ ऊपर स्टार्ट होगा। और आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक पूरा सीध में है, वो इसलिए सीध में कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो फाई है वो समानुपाती होता है आई के। कहने का मतलब ये जो आई होगा वो टोटली किस किस के बराबर होगा, IA के, IAC के और आपका IL के, क्योंकि ये सीरीज DC सीरीज जनरेटर है तो इसमें बहने वाली जो करंट होगी वो तीनों में से एक समान फ्लो होगी, इसमें बहने वाली, इसमें और इस लोड में से बहने वाली करंट। तो अब होता क्या है कि जैसे ही ये लोड की कंडीशन में होता है, स्विच ऑन होता है, तो जो करंट होगी वो IAC में फ्लो होने वाली करंट, जब इस IAC में करंट फ्लो होगी तो आपका फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि एक दूसरे के समानुपात में। और जब फ्लक्स इंक्रीज होगा मतलब यहाँ पर एक शक्तिशाली चुंबक का निर्माण होगा, और ये धीरे धीरे क्या करेगा, चुंबक का निर्माण करेगा, और इसी चुंबक की क्षेत्र के बीच में आपका आर्मेचर घूमेगा, और जब आर्मेचर घूमेगा तो उसके अनुपात में आपका क्या होगा, वोल्टेज बिल्डअप हो जाता है। और वोल्टेज बिल्डअप हो जाएगा मतलब इसीलिए यहाँ पर जो आपका कर्व दिखाई दे रहा है वो एक स्ट्रेट और सीधी लाइन में दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ लाइन चपटी सी हो गई है। एक कंडीशन यहाँ पर ऐसी आती है कि ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, जो यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग में जो चुंबक बन रहा है, कि आपकी फील्ड वाइंडिंग फिर कितनी भी करंट आप फ्लो करो, वो जो आपका मैग्नेट होता है वो सैचुरेशन की स्थिति में आ जाता है, या जो फील्ड पोल होता है वो सैचुरेशन की स्थिति में आ जाता है। कहने का मतलब फिर आप उसमें कितनी भी करंट फ्लो करो उससे ज़्यादा उसका चुंबकीय फ्लक्स नहीं बढ़ता, और उसी अवस्था में ये जो आपका फ्लैट दिखाई दे रहा है, तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पर फुल वोल्टेज का निर्माण हो जाता है, और जो सैचुरेशन की स्थिति में आ जाता है तो फ्लैट हो जाता है। तो ये इस तरीके से आपका EMF और फील्ड करंट के बीच में कर्व था। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। धन्यवाद।